देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि आपका विवाद सरकार से हो गया। आपका विवाद जब सरकार से हो गया तो आप उसका न्याय कराने के लिए आप कहां जाएंगे? न्यायालय के पास जाएंगे। और जब न्यायालय में जब आप जाएंगे तो उस न्यायालय में जो न्याय देने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति की नियुक्ति खुद सरकार ने की है। तो क्या आपको न्याय मिल पाएगा? जरूर नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हाँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति की अनिवार्यता होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए, यानी कि आप कुल मिला के यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको जज बनाए। आपका सीधी सी कहना है। आपका कहना यह है कि कॉलेजियम जो है वो गलत है। लेकिन आप बताइए, अगर आम पब्लिक का विवाद सरकार से हो जाए और सरकार से जब हो जाए और वो न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाए और उस न्यायालय में जाए जहां जज जो बैठा है उसकी नियुक्ति सरकार किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सहानुभूति उस न्यायाधीश की सरकार के प्रति होगी। तो जब उसकी सहानुभूति सरकार के प्रति होगी तो उस व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय कैसे मिल पाएगा? नहीं, जिस धारा के तहत यह भी तो स्वीकार किया है कि परामर्श के तहत चलने वाली है, तो परामर्श तो ठीक है, लेकिन एकदम पूर्ण रूप से सहमति कर देना यह गलत है। परामर्श उनका अनिवार्य है, अच्छा है, क्योंकि उनको वास्तव में जरूरत है। तो उनको जानकारी है कि हमें कितने जजों की जरूरत है, कितने केस पेंडिंग जा रहे हैं, तो उसमें कितने जज की आवश्यकता है, तो जरूरत उनको है और बेहतर जानकारी उनको वास्तव में है कि कौन से जज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके निर्णय के आधार पर वो उनके नजदीक होते हैं, इसलिए वो आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर वो परामर्श ही दे सकते हैं। ऐसे ही जजों को वो लिस्ट कर रहे हैं, वो सरकार लिस्ट नहीं बना रही है। और इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में मतलब मांग कहां से उठ रही है? न्यायालय से मांग उठ रही है, यह भी सही है। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत वहां होगी, लेकिन यहां खारिज कर दिया जाए सारे जो राष्ट्रपति का अधिकार है, संसद का जो अधिकार है। यह जो है कॉलेजियम आया था संविधान सभा में, तो उसमें जो है ये खारिज किया गया है। इस खारिज व्यवस्था को ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लाया है सिर्फ अपने लिए जज बनाने के लिए, अपने लोगों को जज बनाने के लिए। व्यक्तिगत मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, नहीं तो सरकार के ऊपर दोष इनका है कि उनके द्वारा नियुक्त किया जाना, मतलब वो वहां पर दबाव की बात हो सकती है न्यायालय में सरकार की ओर से। ये दोनों ये सरकार भी दोषारोपण जो कर रही है वह भी सही है, और जो न्यायालय कर रहा है वह भी सही है। ये दोनों जो है सिस्टम गलत है। तो इसमें न्यायालय शुरुआत करे, निश्चित रूप से शुरुआत करे और वही सुझाव दे, उसका ही परामर्श अनिवार्य है। लेकिन यह कहा जाए कि इस परामर्श को राष्ट्रपति खारिज नहीं कर सकता, वो खारिज करेगा, खारिज कर सकता है इस आधार पर कि आप 100 लोगों की लिस्ट जारी करो, उसमें प्रतिनिधित्व आपने नहीं जारी किया है। प्रतिनिधित्व की बात तो हम पहले बता चुके, सरकार नियम बना सकती है। हाँ, तो वो राष्ट्रपति उसी को देखेगा। तो सरकार नियम बना दी तो फिर प्रतिनिधित्व तो ऑलरेडी मिलेगा। नहीं तो आपने अगर ये कह दे कि जजों की भर्ती करना है, न्यायालय जो लिस्ट जारी किया है उसमें सारे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राष्ट्रपति इस पर विचार करेगा। वो जजों के बारे में क्या जानते हैं, वो विचार कर सकता है, न तो सरकार को ही पता है। आपका जो कहना है राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकता है कि आपने जो 100 लोगों की सूची भेजी है, हाँ। तो 100 लोगों में अनुसूचित जाति के एक भी व्यक्ति को नहीं रखा, अनुसूचित जनजाति के एक भी व्यक्ति को नहीं रखा, पिछड़े वर्ग के एक भी व्यक्ति को नहीं रखा, इसके आधार पर आपकी सूची हम खारिज कर रहे हैं। यह चीज उठा सकता है राष्ट्रपति, यह तर्क संगत है, यह संवैधानिक है। लेकिन आप ये कहें कि पूरी की पूरी सूची ही समाप्त कर दे, नहीं, पूरी की पूरी सूची नहीं, उसमें से वो जो है उन आधारों को जो कि उसको अधिकार है उस चीज को सेलेक्ट करे। वो नहीं तो अगर 100 में से 25 लोगों को सेलेक्ट करे
और उसमें ये भागीदारी भी हमारी सुनिश्चित करे, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। तो तब उस अधिकार से वंचित किया जाने का प्रयास किया गया है। वंचित नहीं किया जा रहा है। कुल मिला के आप भी उसी कॉलेजियम व्यवस्था पर आ रहे हैं। आप भी यह कह रहे हैं कि जो न्याय जगत के लोग हैं उनको न्याय से संबंधित कौन सा व्यक्ति है उनको अच्छी तरह से जानकारी है, तो सूची भेजने का कार्य न्यायपालिका का ही है। आपका कहना सिर्फ यह है कि प्रतिनिधित्व का मामला देखा जाए, तो प्रतिनिधित्व के लिए ऑलरेडी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, संविधान 124 और 217 में अमेंडमेंट कर सकती है। उस अमेंडमेंट के तहत जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम को निर्देश जारी किया जा सकता है, कॉलेजियम को उस नियम को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि आप जो सूची भेजेंगे उसमें रिजर्वेशन के प्रावधान को ध्यान में रख के भेजेंगे। और जब उसको ध्यान में रख के अगर वो भेज रहे हैं तो उसके हिसाब से जो सूची भेज देंगे उसको तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही है। तब तो आप वही वो चीज बता रहे हैं। जजों की नियुक्ति में आपने पहले बताया कि रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। जब नहीं है तो किस आधार पर जो है वो जज उसको स्वीकार करेगा? वो तो स्पष्ट रूप से उसको खारिज बता रहे हैं। नियम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। हाँ, तो सरकार नहीं है तो वही ना बता रहे हैं कि वो नियम सरकार बना दे। और जब सरकार जो नियम बनाई है, क्या उस नियम के विपरीत कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जा सकता है? आज जैसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा उसको। कैसे खारिज? नहीं, संविधान में है ही नहीं है, असंवैधानिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही हो रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत नहीं, ऐसा बहुत सारे फैसले आए हैं सर। न्यायालय को आप सर्वोच्च मतलब मानते हैं कि वो सबसे ज्ञान रखने वाले हैं, ये तो अमान्य नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन ये पूर्णतया कहा जाए कि पूर्ण ज्ञानी है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। ऐसा पहले मालूम है आपको, कुछ समय पहले की बात है, एक घटना हुई थी जिसमें 200 फांसियां होने वाली थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और क्या कहा कि राष्ट्रपति किस आधार पर हमारे फैसले को जो है जब हम फांसी देते हैं तो उसको माफ कर देता है। न्यायालय के ऐसे न्यायविद जो संविधान के जनक माने जाने चाहिए, तो ऐसे संविधान के महान ज्ञाता होने के साथ साथ वो ऐसे विद्वान हैं, उतने स्तर पर उतने ज्ञानी हमारे एक भी सांसद नहीं है। मैं एक खुलेआम कहता हूं, ये बेवकूफ लोग हैं। नहीं, ये कहना आपका सही है, लेकिन जो नियम है, जो जनहित से संबंधित नियम है, जो आम पब्लिक की आज आवश्यकता है, उसके हिसाब से अगर सरकार कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए और उस कानून को संविधान अगर ये सर्वोच्च न्यायालय अगर असंवैधानिक घोषित कर दे, तब तो ये लोकतंत्र का हत्या है। सीधे सीधी बात है, ये लोकतंत्र है ही नहीं। यही तो है लोकतंत्र का मतलब ही है प्रशासनिक। और इसको पहले आधार में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, स्वीकार किया है, फिर वो कहां जारी कर रहा है? वो तो अन्याय खुद ही कर रहा है। हम किस आधार पर माने? हाँ, यहां पर यह हो सकता है कि इन दोनों के बीच में सुधारात्मक बातें हो, संसद भी उसमें सामने आए, राष्ट्रपति भी सामने आए और जो है न्यायपालिका भी सामने आए, विद्वानों की फौज इधर खड़ी हो और इधर भीड़, ये भीड़ हम मानते हैं भीड़ तंत्र है सांसदों की। लेकिन राष्ट्रपति की सर्वोच्चता समाप्त कर रहा है कॉलेजियम 9 जजों की पीठ बैठा करके। राष्ट्रपति की सर्वोच्चता को समाप्त नहीं कर रहा है। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक उनके जजों में अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अपॉइंट नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है, जरूरी है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो जज नहीं बनेंगे। तो किरण रिजिजू साहब जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने क्यों कहा कि कॉलेजियम असंवैधानिक है? यही बात है, वास्तव में असंवैधानिक है। देखिए, उस पर जहां तक अधूरा है। जहां तक आप कानून मंत्री की बात कर रहे हैं, कानून मंत्री ने इससे संबंधित एनजेएसी न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट आयोग 2014 में बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि जजों की भर्ती जो है अब जज नहीं करेंगे, अब न्यायिक आयोग करेगा। एनजेएसी यानी कि न्यायिक जुडिशियल अपॉइंटमेंट आयोग करेगा। तो इसको उन्होंने नियम बनाया, लोकसभा राज्यसभा में पारित कराया। 15-17 से अधिक राज्यों के विधानसभाओं ने भी इसको पारित किया एनजेएसी को। लेकिन इसको फिर 2015 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये गलत है।
एनजेए जजों की भर्ती नहीं कर सकता। तो क्या उसने अपना आधार प्रस्तुत किया कि किस आधार पर जो है ये असंवैधानिक है? असंवैधानिक का मुख्य आधार ये है, देखिए जहां तक आप प्रश्न उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुन लीजिए। एनजेएसी में जो सदस्य हैं, जो उसमें अध्यक्ष रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, उसके जो सदस्य रहेंगे, उनकी नियुक्ति का दायित्व तो सरकार के ऊपर था। सरकार अपने आदमी को एनजेएसी में बैठाएगा, फिर सरकार जिसको बोलेगा भैया ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे जिला अध्यक्ष जो है उनके भाई हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भाई हैं, ये हमारे उस ब्लॉक अध्यक्ष के भाई हैं, तो आप इनको जज नियुक्त कर दो। अब एनजेएसी सरकार से बंधित है, क्योंकि सरकार ने ही उनको सदस्य बनाया है, उसके विपरीत तो जा नहीं सकते। अगर उसके विपरीत गए तो कान पकड़ के बाहर, चलो आप बाहर, आप हमारा बात नहीं मानते। तो कुल मिला के डायरेक्ट रूप से न्यायपालिका में हस्तक्षेप सरकार का हो जाएगा। फिर अगर कोई व्यक्ति अपराध माने जघन्य अपराध करके भी जाएगा तो सरकार का फोन जाएगा, करे भैया ये तो हमार खास मनई आए हो, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भाई लागत है, थोड़ा देख लिया, एक रिलीफ दे दिया, वो छूट जाएगा। हाँ। माने आप चाहते हैं कि न्यायपालिका जो आज स्वतंत्र है, संविधान ने स्वतंत्र घोषित किया है, उसको सरकार अपने अंडर में ले ले, और लोगों को जो भी थोड़ा बहुत न्याय मिलने की उम्मीद है वो न्याय भी चकनाचूर हो जाए। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर दोनों पक्ष को हम देखते हैं। हाँ, भाई जब राष्ट्रपति की सर्वोच्चता को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति की सर्वोच्चता का प्राथमिकता ही है कि सरकार का हस्तक्षेप। राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो सरकार कहेगी, क्योंकि सरकार ने ही राष्ट्रपति की नियुक्ति की है। तो जब राष्ट्रपति की सर्वोच्चता हो जाएगी तो सरकार का हस्तक्षेप ऑलरेडी हो जाएगा। आज कई आप जजमेंट, कई फैसले देख भी रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो जिन जजों का रुझान सरकार के प्रति रहा है, वो जैसे ही रिटायर हुए हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे पदों पर या आयोग में नियुक्त किया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए हैं, कई अन्य पदों पर आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के देखिए लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ये जो हमारा कोलेजियम प्रणाली चल रहा है, ये कोलेजियम प्रणाली उस लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग स्तंभ है। अगर हम कोलेजियम को समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका पर बढ़ेगा, और जब न्यायपालिका पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा तब लोकतंत्र के लिए इतना घातक होगा, इतना घातक होगा कि जिसकी भरपाई किसी जन्म में नहीं की जा सकती। ये बात आपका कहना सही है, लेकिन मैं यहाँ जजों के जो कोलेजियम सिस्टम है इसको भी तो देख रहा हूं कि वहां भी भाई भतीजावाद। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें कोलेजियम अब वो स्वीकार करता है जो पहला आधार प्रस्तुत किया है, प्रतिनिधि होना चाहिए।